हर मुद्दे पर ये सरकार विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठन है। अरुण सिंह जी खुद वहाँ प्रोग्राम के अंदर पहुंचे थे। वो 2024 पार्लियामेंट चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है राजस्थान को। और जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी बात हुई है, वो बहुत खुश हैं। जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। अब हम लोग भी कांग्रेस में पैदा हुए थे, किसी प्रूफ की तो जरूरत पड़ती नहीं। जुबान है, इसमें हड्डी है नहीं, आप जो चाहो बक दो। गहलोत सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे आप? मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो बेसिकली सारे कांग्रेस ही थे। जो प्रेरणा दे करके मेरा पथ प्रदर्शन किया वो डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल थे। जितना मैं आज हूँ इतनी मैंने पहले कल्पना नहीं की थी। नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौहान और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ राजस्थान। आपका स्वागत करते हैं हम अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में। और आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो बीकानेर के एक जाने माने मशहूर चेहरे और भाजपा के बड़े नेता मुस्लिम चेहरा मोहम्मद फयाज हुसैन हैं। तो आइए हम आपकी सीधा उन्हीं से बात कराते हैं। फयाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुक्रिया, वेलकम। फयाज जी, सबसे पहले अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरा गांव छत्तीसगढ़ तहसील में दामुलाई है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पास में। मेरे दादाजी और देश आज़ाद होने के बाद में पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ एरिया है, उसी में रुक गए थे। कुछ रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद में पहले खेतीबाड़ी से शुरू हुए, पशुधन का काम करते थे। गाय, भेड़, बकरी काफ़ी बड़ी मात्रा में, लगभग 1000-1200 तक हमारे पास गाय हुआ करती थी। 1500-2000 भेड़ हुआ करती थी। और उसके बाद में इंदिरा गांधी नहर आई तो हम लोगों को ज़मीन अलॉटमेंट हुई, हम लोगों ने खेतीबाड़ी शुरू कर दी और उसी से हमारा जीवन यापन होता रहा। अच्छा, तो यानी कि आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। ज़मीन से ही, अभी भी ज़मीन से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, आपका राजनीति में कैसे आना हुआ? क्या पल था या क्या ऐसा कुछ मोमेंट था, क्या वो समय था जब आप राजनीति में आए? हम लोगों के बहुत छोटा परिवार दामुलाई गांव में रहा था। बाकी सारे रिश्तेदार जो है वो पाकिस्तान में परिवार के लोग चले गए थे। और 1990 में मेरे चाचा जी पहली बार सरपंच बने थे और वहाँ से हमारी पारिवारिक राजनीतिक शुरुआत होती है। और उन्होंने पंचायती के बड़े मास्टर आदमी थे, बहुत अच्छी पंचायती करते थे, न्यायप्रिय थे, लोगों के बीच में अच्छी बैठ थी, लोग उनकी बात भी मानते थे। और मुझे याद है कि आज से अगर 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल पहले की बात करें तो बहुत ही कम मुकदमे छत्तीसगढ़ थाने में हुआ करते थे। वो बैठ करके लोगों को आपस में निपटा दिया करते थे। और वहाँ से मुझे भी, जब वो लोग पंचायती करते थे, चाय पकड़ाते पकड़ाते चाचा जी का खूब थोड़ा सने मेरे साथ में ज़्यादा रहा परिवार में, तो मैंने भी राजनीति धीरे धीरे सीखनी शुरू की। और 2011 के अंदर यूथ कांग्रेस का जो पहला चुनाव हुआ था, उस टाइम में मैंने खाजूला विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा था और मैं 2 वोटों से उपाध्यक्ष बना था। यहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हो गई थी। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं बचपन से ही आपको ऐसा माहौल मिला कि आपको राजनीति की तरफ आना ही पड़ा। अच्छा फयाज जी, ये जो 2023 का साल है ये चुनावी साल है। इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और राजस्थान की जनता किसके हाथ में यहाँ की बागडोर सौंपेगी ये पता लग जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस चुनावी साल को लेकर के? चुनावी साल अभी 2023 में जो चुनाव होने वाला है, अब भारतीय जनता पार्टी हर बार पिछले विधानसभा चुनाव, पिछला हो या इस बार का हो, दोनों ही विधानसभा चुनाव में माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी सीटों के साथ में चुनाव लड़ी है। पिछली मर्तबा 78 सीटें आ गई थी, इस मर्तबा भी 73 सीटें आ गई थी। तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता होने की वजह से कमज़ोर नहीं है। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने आकर के किसानों को एक लॉलीपॉप दिया था कि साहब हम आपका कर्ज माफ़ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक गिनोगे और आपके कर्जे माफ़ हो जाएंगे। जनता बहकावे में आ गई और उस बहकावे में आने की वजह से सिर्फ वो लोग 100 तक पहुंच पाए थे। और इस बार किसान, आमजन, किसी भी मामले की बात करूं, चाहे मैं वो शिक्षा का मामला हो, चिकित्सा का मामला हो, किसान का मामला हो, बेरोजगार का मामला हो, हर मुद्दे पर ये सरकार विफल रही है। तो इस वजह से मुझे कोई शंका नहीं लगती कि भारतीय जनता पार्टी वापस सरकार नहीं बना पाएगी। आपको कोई डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बना पाएगी? तो
राजस्थान की बेहतरी के लिए सबसे बढ़िया नेता कौन? राजस्थान की बेहतरी के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के रूप में देखें तो राजस्थान में सर्वप्रिय और 36 कौम का जो चेहरा है वो है माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में चेहरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब भी फिल वक्त राजस्थान की जो जनता है उसमें लोकप्रियता का पैमाना आप किसी भी पार्टी में अगर नापेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, मेरे आंकलन से माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया जैसे चेहरा बड़ा अभी राजस्थान में कोई पैदा नहीं हुआ, जिनकी लोकप्रियता जो है आम जन तक पहुंची हुई है। और उनके रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास में इस तरह का चेहरा है, अट्रैक्टिव है, वो लोकप्रिय है, लोग उनकी बात सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी बात पर विश्वास करते हैं। तो आप किसी भी दल में लो, राजस्थान के लिए हिसाब से मेरे हिसाब से वसुंधरा जी सबसे बड़ा चेहरा है, लोकप्रिय। अभी आपने बात कही कि वसुंधरा जी सभी धर्मों को लेकर के, सभी जातियों को लेकर के समान चलती हैं, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमने भी जितना भी राजनीतिक दलों को जानते हैं या खासकर भाजपा में एकमात्र ऐसा ये चेहरा है जो कि सभी को साथ में लेके चलती हैं, सभी धर्मों को। इसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा को सीएम का चेहरा ऐलानने में इतनी देरी क्यों कर रहा है? आपको क्या लगता है इसके पीछे? मुझे लगता है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है और जिस तरह का दायित्व भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है वो उसका नापने का एक पैमाना है। नई जनरेशन को खड़ा किया जाता है और उनको जिम्मेदारियां दे दे करके आगे बढ़ाया जाता है। जब आपको पता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक समय के बाद में दूसरी कड़ी के नेताओं की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी हर नेता को जिम्मेदारी दे करके और आगे बढ़ाती है। तो वसुंधरा जी को नेतृत्व दे रखा है, वो आज भी जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, उनके सुख दुख में भागीदार हो रही हैं, चाहे कोई भी मामला हो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं। तो जिम्मेदारी तो है ही ना, उनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है। नहीं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है। देखिए, मैं इसी बात पे आने वाला था, लेकिन आपने पहले ये बात कह दी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना रखा है, यानी कि उनको राजस्थान की राजनीति से निकाल करके उनको केंद्र में भेज दिया गया है। जबकि आपने या हमने आपके वसुंधरा के समर्थकों से भी जब हमने बातचीत की तो हमें पता लगा कि वो यहाँ पर ज़्यादा सक्रिय रहना चाहती हैं, तो उनको यहाँ की राजनीति से निकाल करके केंद्र में भेजना, उपाध्यक्ष बनाना, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए, राष्ट्रीय संगठन में वो उपाध्यक्ष हैं, राजनीति वो राजस्थान ही में कर रही हैं, उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी हुई है। तो जिम्मेदारी बांटना, अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, सब लोग मिल करके काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि वसुंधरा जी अकेली राजस्थान में देखेंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और हमारे बूथ स्तर तक एक मजबूत कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा हुजूम है। और कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहने वाले कार्यकर्ता को अलग अलग जिम्मेदारियां, अभी वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो पूरे प्रदेश के अंदर सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही हैं और हर तरह से लोगों के सुख दुख में पहुंच रही हैं। तो जिम्मेदारी और कैसे दी जाती है, बताओ? फयाज जी, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वह शायद आप भी समझ रहे हैं, लेकिन शायद आप बताना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा कि कैसे वसुंधरा के करीबियों को या तो उनकी टिकट काट दी गई या फिर उनको ऐसी जगह से चुनाव लड़वा दिया गया जहां से उनकी हार सुनिश्चित थी। तो ये कहीं ना कहीं जो राजनीतिक माहिर मानते हैं कि ये वसुंधरा को कमज़ोर करने की एक साजिश थी या कोशिश थी। तो इसी कड़ी में इस साल भी आपको कुछ ऐसा लगता नहीं कि कुछ भू आ रही है या कुछ आपको कुछ गड़बड़ लग रही है? देखो, ये अपना अपना आंकलन है। भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी के और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी थी, उसी तरह से इस बार का चुनाव भी संगठनात्मक रूप से सब लोग मिल करके लड़ेंगे। जहाँ तक टिकटों का सवाल है, टिकटें पिछली मरतबा भी वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में बांटी गई थी और इस बार भी राष्ट्रीय नेतृत्व और वसुंधरा राजे सिंधिया जी और संगठन प्रदेश राजस्थान मिलकर के ही काम करेगा। जहाँ तक टिकट काटने का सवाल है, हर नेता को कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रूरत पर पार्टी के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब आप पार्टी के लिए वर्क कर रहे हो तो जो जिम्मेदारी पार्टी आपको देगी और जहाँ से उपयुक्त समझा जाएगा वहाँ से लड़ाया जाएगा ना। ये कोई बात थोड़ी हुई कि साहब आप जो है कहते हैं कि साहब यहाँ से काट करके वहाँ दे दी, तो आप उस लायक हो तब आपको वहाँ भेजा जा रहा है। आप चलिए, आप बहुत बड़े नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि आप
हमारे इन सवालों से कैसे बचना है या कैसे कटनी काटनी है, ये आप बहुत भली भांति जानते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि पुराने नेताओं को घर बैठा दो और नई सोच, नई उमंग, नए नेताओं को लेकर के आओ। और आपके राजस्थान के नेता, एक बहुत बड़े नेता ने भी बयान दिया था कि 70 साल से ऊपर के नेताओं को अब हम जिम्मेदारी नहीं देंगे या बड़ी जिम्मेदारी नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये वसुंधरा जी को लेकर के ये बयान था, या आप क्या समझते हैं इसके पीछे? ऐसा नहीं है, ये उनके निजी विचार थे। उन्होंने एक राय दी थी कि 70 साल के ऊपर के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी ना दी जाए, लेकिन वसुंधरा जी तो इस कैटेगरी में आती नहीं है अभी, वो तो 70 प्लस भी नहीं हुई। सर 70 की हो गई हैं, इस बार उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया है। तो इसलिए वो अभी फिट हैं, और किसी भी तरह से आप अपना निजी मशवरा दे सकते हैं, और मशवरा देने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन उसमें आपका क्राइटेरिया तय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति 70 में फिजिकल रूप से कितना फिट है, वो काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वसुंधरा जी तो आज भी फिट है एकदम। कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे लगता है कि आपके 30 से 35 साल के जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी मेहनत नहीं करते जितने वसुंधरा जी आज भी करती हैं। नहीं, इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो आज भी राजनीतिक तौर पे फिट हैं, और आज भी बिल्कुल जितनी वो मेहनत करती हैं उतनी शायद ही कोई मेहनत करता हो। अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं 4 मार्च के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये 4 मार्च को क्या हुआ? जो इल्ज़ाम अब तक कांग्रेस वालों पे लगते थे, अब वो सीधा सीधा भाजपा वालों पे लगने लग गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा संगठन है। एक प्रोग्राम हो रहा है जो संगठन करवा रहा है, दूसरा प्रोग्राम अब वो भी कार्यकर्ता करवा रहे हैं। तो वसुंधरा राजे जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। बीमारू राज्य से उन्होंने स्टेट को एक विकसित और विकासशील प्रदेश बनाने का बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। तो इस वजह से कार्यकर्ता अगर उनका जन्मदिन मनाते हैं तो इसमें हर्ज नहीं है, और उनकी लोकप्रियता है कि कार्यकर्ता आज भी उनका नाम पर और उनके प्रोग्राम में लाखों की तादाद में पहुंच जाते हैं, तो ये अच्छी बात है ना। कार्यकर्ता वसुंधरा राजे के जन्म दिवस पर लाखों के संख्या में पहुंच जाते हैं, ये हमने भी नोट किया, हम भी वहीं पर थे उस दिन। लेकिन जो पार्टी का कार्यक्रम है, जहां पर कि विधानसभा का घेराव या मुख्यमंत्री आवास का घेराव, वहां पर लोग नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि लोग वसुंधरा के कार्यक्रम में पहुंचते हैं। तो क्या ये पार्टी के कार्यक्रम का फेलियर नहीं था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन था, और विरोध प्रदर्शन में उपयुक्त मात्रा में लोग पहुंच गए थे, और उसी दिन संयोगवश जो है वसुंधरा जी का जन्मदिन मनाया गया, तो उसमें भी संगठन के लोग भी पहुंचे थे, और पार्टी के लोग भी पहुंचे थे, कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। कुछ कार्यकर्ता वहाँ भी पहुंचे थे, वहाँ भी पहुंचे थे। ये बड़ा संगठन है, इसमें तो 2 प्रोग्राम हो सकते हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जो राजस्थान के जो भाजपा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश पूनिया, वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को बड़ा दिखाने के लिए या अपने आप को वसुंधरा से बड़ा दिखाने के लिए कुछ समय समय पर ऐसे कार्यक्रम में अपने ऐसे बयान देते रहते हैं वसुंधरा के खिलाफ? आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया है। और जहाँ तक संगठन की बात है तो वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, और प्रदेश के लिए संगठन ने जो जिम्मेदारी उनको दे रखी है तो वो काम कर रहे हैं। अब जो संगठन का काम है उसको संगठन कर रहा है। अब एक कार्यकर्ता जो है वो अगर अपने नेता का जन्मदिन मना रहा है तो उसको आपस में निर्विवाद मानो आप, उसमें कोई विवाद नहीं है। अब आपका जन्मदिन है तो वो आना ही आना है। उनका जन्मदिन 8 मार्च को आता है, तो 4 दिन पहले कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम किया, उस दिन होली थी। और ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले उन्होंने केशवरायपट्टनम में किया था, भरतपुर में भी किया था, और भीड़ उनकी उस दिन भी वैसी थी। इस बार तो चुनावी साल आप कह सकते हो, उस वक्त तो चुनावी साल नहीं था। केशवरायपट्टनम में भी 15 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। मैं भी उस प्रोग्राम में गया हुआ था, तो उस वक्त भी इतनी बड़ी भीड़, उस वक्त तो 2 साल पड़े थे चुनाव में, यही कंडीशन भरतपुर में भी थी। तो माननीय वसुंधरा राजे जी राजस्थान की बहुत बड़ी डिग्निटी हैं, बहुत बड़ा चेहरा है और लोकप्रिय हैं, तो कार्यकर्ता उनका प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें हर्ज कहाँ आ रहा है? प्रोग्राम संगठन के तो साल भर चलेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन तो साल में 1 बार आना है। अच्छा फयाज जी, चलो आप फिर बसते हुए दिखे। देखिए, हमारे दर्शकों को बता दें कि जो भाजपा के नेता होते हैं ना, बहुत तेज़ होते हैं, और ख़ासकर बीकानेर वाले तो वैसे ही बहुत तेज़ होते हैं। तो चलो मैं घुमा के बात कर लेता हूँ कि ये जो वसुंधरा जी का जो जन्मदिन का कार्यक्रम था, उनके आयोजकों में आप भी एक थे। हमने देखा कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, 3-4 दिन से आप लगे हुए थे वहाँ पर, और भी लोग थे उनके साथ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, और ये कार्यक्रम वाकई में
सुपर डुपर सक्सेस हुआ। हमने देखा कि पंडाल के अंदर से लेकर के बाहर तक मतलब पैर रखने तक की जगह नहीं थी। आप लोगों ने इसको सफल बना दिया। तो क्या माने कि अब केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनेगा कि वो लोग मजबूरी में वसुंधरा राजे को सीएम का चेहरा घोषित करेंगे? सीधा सीधा जवाब चाहिए, घुमा के नहीं चाहिए। आप लोगों को इस बात में डाउट कहाँ हो रहा है? जब जो लोकप्रिय है वो रहेगा ही रहेगा उसमें। या मैं आपको यही बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भाई हर साल वसुंधरा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये उनकी लोकप्रियता का पैमाना है। उसको केंद्रीय नेतृत्व से कहीं संबंध बिगड़े हुए नहीं है। आज भी उनके केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बहुत अच्छे संबंध हैं। और अरुण सिंह जी खुद वहाँ प्रोग्राम के अंदर पहुँचे थे। वो राष्ट्रीय सीएम चेहरा क्या इस कार्यक्रम के बाद अब पार्टी हाईकमान पे दबाव पड़ेगा कि वो इनको सीएम चेहरा घोषित करेंगे? सीधा सा सवाल। अभी बहुत सारे चुनाव प्रदेशों के हुए, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, उससे पहले गुजरात चुनाव थे। तो जैसे जैसे जिस स्टेट का नंबर आता है तो केंद्रीय नेतृत्व जो है वो सर ये सेमीफाइनल है। 2024 पार्लियामेंट चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है राजस्थान को। और राजस्थान के चुनाव को लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरा का पूरा कांग्रेस बहुत सीरियस है। मैं इसीलिए आपसे बार बार ये बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने दबाव बना दिया केंद्रीय नेतृत्व पर? हम लोगों को दबाव बनाने की जरूरत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वसुंधरा जी हिस्सा हैं और जो योग्य होगा वो आगे बढ़ेगा और जिसको लोग पसंद करेंगे केंद्रीय नेतृत्व उसी को आगे करेगा। तो क्या ये चलो आपके हिसाब से हम ये मान के चलें कि जो सीनियर लीडरशिप है भाजपा की राजस्थान की, इनमें कोई मनमुटाव नहीं है, कोई तलखी नहीं है? ना कोई तलखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सारा संगठन एकजुट और एक साथ मिलकर काम कर रहा है। और वसुंधरा जी की कल 8 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर तमाम नेताओं ने पोस्ट भी डाली है, चाहे वो सतीश जी पूनिया हों, चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत हों, जितने भी। अरुण सिंह जी खुद उस प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के 4 तारीख को वसुंधरा जी के जन्मदिन पर पहुंचे हैं। सालासर बालाजी वो प्रभारी हैं राजस्थान के। अब आप मतभेद की बात कहाँ से लाएंगे? चलो हम अपनी बात छोड़ देते हैं, हम अपनी बात नहीं करते, हम मीडिया जगत की बात नहीं करते। हमारी कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी बात हुई है, वो बहुत खुश हैं 4 तारीख के बाद। मतलब कार्यक्रम आप लोगों का सफल हुआ है लेकिन चेहरे पर उनके मुस्कान आ गई। ये क्या कुछ है? देखो ये उनका ख्याली पुलाव है। जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, हर मुद्दे पर वो फेल हो चुके हैं। एक भी एग्ज़ाम और एक भी परीक्षा वो करवा नहीं पाए, सारे पेपर लीक कर दिए। पेपर लीक करने के पीछे जो वजह रही है वो बेरोजगारों को रोजगार देना ही नहीं था। किसी भी स्तर पर उन्होंने इन गिरोह को जो पेपर लीक करते हैं कहीं भी गिरफ्तार नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो आप इसको क्या मानेंगे? अब जब बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है, किसानों को आपने कर्ज माफ़ नहीं किया, चिकित्सा व्यवस्था आपकी है नहीं, स्कूलों में आपके शिक्षक हैं नहीं, तो जब पढ़ने के लिए बच्चे जिला मुख्यालय तक पैदल प्रदर्शन करते हुए बच्चे पहुँचे हैं, ये हाल रहा है। अब आप क्राइम की बात करो तो रोज़ की गुंडागर्दियाँ हो रही है। हर तरह से जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, ढांचा है, वो किसी तरह से काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर जनता आपको क्यों चुनेगी? अच्छा, आपने हिंसा की गुंडागर्दी की बात की, मैं इसी पे बात करना चाहूँगा आपसे। एक मुस्लिम नेता होने के नाते ये सवाल आपसे ज़्यादा पूछना बनता है कि विरोधी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करती है। वो धर्म को लेकर के दंगे करवाती है, धर्म को लेकर के लोगों में झगड़े करवाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म के नाम पर राजनीति करती तो कांग्रेस के बाद में पहली सत्ताधारी पार्टी है जो पूर्णकालिक बहुमत से दूसरी मर्तबा रिपीट हुई है और पहले से ज़्यादा जनमत के साथ में। अब आरोप लगाना लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का काम ही है। जब आप लोगों ने काम नहीं किया तब जनता ने मोदी जी को चुना और मोदी जी का एक नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसमें धर्म की तो कोई बात आती नहीं। जब आप स्कूल खोलेंगे तो उसमें सारे बच्चे पढ़ेंगे, वो किसी भी धर्म के हों। जब आप हॉस्पिटल खोलेंगे तो उसमें सारे लोग दवाई लेने के लिए जाएंगे, बीमार सब दिखाने जाएंगे, उसमें किसी को भी धर्म नहीं पूछा जाता। जब आप किसी भी मुद्दे पर सड़क पर चलने वाले लोगों से आप जाति पूछते हैं तो ये बेबुनियाद बातें जिनके नाम पर कांग्रेस ने हमेशा सत्ता हासिल की। अब लोग जागरूक हो गए, अवेयरनेस आ गई, पढ़ने लिखने लग गए, समझने लग गए। इस दौर के अंदर कौन बेवकूफ़ है बताओ? सब एनालिसिस करते हैं। तो अब ऐसा कुछ रहा नहीं।
अब हम लोग भी कांग्रेस में पैदा हुए थे। मैंने आपको बताया कि 2011 में मैंने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा। उस 2011 के बाद में मैंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझी। एक बचपने का दौर था, मैं भी निकला। तो जब मैं पैदा ही रोटी खा रहा था तब भी कांग्रेस सुन रहा था, चाय पी रहा था तो भी कांग्रेस सुन रहा था। सब तरफ से मैंने कांग्रेस देखी। बाहर की दुनिया में निकला तो मैंने देखा कि ये तो हम लोगों के साथ में ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो मैंने पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद में नेतृत्व के साथ में मिलकर काम किया। मुझे लगता ही नहीं कि हम लोगों के बीच में कोई भेदभाव है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसी कोई बात होती ही नहीं। लेकिन पिछले हम कई दिनों से देख रहे हैं कि राजस्थान में, आपके राज्य राजस्थान में ही, कि कुछ सिलेक्टेड लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, खास करके मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। अभी पीछे एक घटना हुई थी, उससे पिछले साल करौली की घटना हुई थी। तो ये सब क्या है? ये सब तो ये तो कांग्रेस की सोची समझी चाल है। अब आप अगर बीजेपी पर जिम्मेदारी लगाएं तो बीजेपी तो सरकार है नहीं राजस्थान में। लेकिन विरोधी ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं मिलती है, जहाँ पर वो चूक जाते हैं, वहाँ पर ये इस तरह के दंगे करवाते हैं ताकि वो दोबारा सत्ता में रिवाइव कर सकें। ये फिर वही बात, आप अब जब आपके पास में सरकार है, आप उन पर कंट्रोल करने की क्षमता आप में नहीं है, तो फिर आप सरकार में बैठे क्यों हो? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। लोगों को लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाना। आपके पास सरकार है, आपके पास में तंत्र है, आप उसकी पहले से निगरानी रखो। इल्ज़ाम लगाना आसान है, आप इल्ज़ाम किसी पर भी लगा सकते हो, उसके लिए किसी प्रूफ की तो ज़रूरत पड़ती नहीं। ज़ुबान है, इसमें हड्डी है नहीं, आप जो चाहो बक दो। अच्छा, तो चलो ये बात रही कि क्या था, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आप कितने आश्वस्त हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन जाएगी? कितने आश्वस्त हैं आप? 100% भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनेगी। और आप किसी भी क्षेत्र में जब जाओगे तो जनता पूरी तरह से परेशान है और वो कहीं भी किसी भी मुद्दे पर सरकार के बारे में सोचने का विचार ही नहीं करती। गहलोत सरकार को 10 में से कितने अंक देंगे आप? मैं तो 2 भी देने के लिए तैयार हूँ नहीं। चलो, वो जो 2 दे रहे हैं वो किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? दो इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने 5 साल बैठे रहे हैं, विधानसभा को तो संभाले ही रखा है। जनता भली कहीं उसका कुछ बना नहीं बना, विधानसभा को अंदर बैठ करके जो टाइम समय व्यतीत किया उसके लिए उनको 2%। आपके लिए भाजपा में सबसे बड़ा नेता कौन? हम लोग सबसे बड़े और सबसे छोटे के चक्कर में नहीं पड़ते। आज राष्ट्रीय स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। संगठन के रूप में जेपी नड्डा जी हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। राजस्थान में माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में आज राजस्थान चल रहा है। संगठनात्मक नियुक्तियां जैसे जैसे मिलती है वैसे वैसे पार्टी में काम करते रहते हैं। आप बड़े लेवल पे चले गए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आपके लिए आसान कर देता हूँ कि सतीश पुनिया या वसुंधरा राजे? अब भी फिलवक्त तो लोकप्रियता के पैमाने में तो वसुंधरा जी हैं। संगठन ने मैंने जिम्मेदारी सतीश पुनिया को दे रखी है तो वो भी हमारे नेता हैं। राज्य का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ या वसुंधरा राजे के साथ? मुसलमानों में जहाँ तक सवाल पैदा होता है तो भैरव सिंह शेखावत के साथ में काफ़ी संख्या में मुसलमान थे। उसके बाद में वसुंधरा जी जब आई तो और ज़्यादा जुड़ गए। आज भी लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर जितनी बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इतनी मात्रा में और जगह मिलते हैं। तो क्या आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि अगर वसुंधरा के साथ हाईकमान कुछ ऊंच नीच करता है तो राज्य का मुसलमान बिखर जाएगा या एक तरफ हो जाएगा? देखो, इसकी गुंजाइश ही नहीं है। राजस्थान के अंदर माननीय वसुंधरा राजे जी साथ ही रहेंगी, इसलिए इन कयासों को हम लगाएं क्यों? हाँ, चलिए, बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात करी। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, इन चारों ज़िलों में हमने आपका असर देखा है। आप यहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। एक मुस्लिम चेहरा होने के नाते आप यहाँ पर लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। ये सब भाव आपके अंदर कहाँ से आता है या क्या कुछ चलता है आपके मन में ये सब करने से पहले? मेरे चाचा जी हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आते थे। कई बड़े बड़े एससी समुदाय के साथ में दुर्घटनाएं हुई, उन्होंने हमेशा
पार्टी, समाज, धर्म इन सब चीज़ों से उठ कर के मानवता की सेवा की थी। और कभी भी उन्होंने राजनीति बीच में नहीं लाए लोगों की जनसेवा में। और उनसे हमें प्रेरणा मिली कि समाज के अंदर जब हम जीते हैं, लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी मुश्किलों में काम आते हैं, तो लोग आपको अपनत्व देते हैं। मैंने पॉलिटिक्स की वजह से इतने लोगों में नहीं पहचान बनाई। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी जिससे लोग हमें जानते और पहचानते थे, और मैं उसी सिस्टम को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसी तरह से जब हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं तो हर चीज़ को पॉलिटिक्स से जोड़ना ज़रूरी नहीं होता। सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स, आपको राजनीतिक फ़ायदा मिले तो ही आप करो। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ वो बेसिकली सारे कांग्रेसी थे। मैं बीजेपी में अकेला आया था। मुझे प्रेरित करने वाले थे हमारे खाजवाला से पूर्व विधायक रहे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल, 2 बार विधायक रहे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और प्रेरित करने के बाद में राजनीति में जो मुझे घर से प्रेरणा मिली थी, उसके बाद आगे मैं गांव से निकला था। अब मेरे चाचा जी का सरपंची तक का सफ़र था। मैंने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, अल्पसंख्यक मोर्चा से जिला अध्यक्ष भी रहा, बीकानेर विजिलेंस कमेटी का मेंबर भी रहा। तो ये सारी की सारी प्रेरणा उसके बाद में, चाचा जी के बाद में मुझे जो प्रेरणा दे करके मेरा पथ प्रदर्शन किया वो डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल थे। मैं उनको अपना राजनीतिक गुरु भी मानता हूँ, और मुझे लगता है कि एक अच्छे व्यक्ति का मुझे साथ मिला जिसने मुझे हर तरह से राजनीति समझाई, सिखाई, आगे बढ़ाया। तो उनका काफ़ी योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी के अंदर और मेरी राजनीति के अंदर। अच्छा, तो फयाज जी, आप अपने आप को राजनीतिक तौर पर भविष्य में कहाँ पाते हैं, कहाँ देखते हैं? जितना मैं आज हूँ इतनी मैंने पहले कल्पना नहीं की थी। गांव से निकल के 25 घरों की मेरे गांव की आबादी थी। चलो आज बढ़ गई, परिवार बड़े हो गए, जनसंख्या भी बढ़ गई। और उन 20-25 से सरपंच से आगे निकल के जब मैं जिला स्तर पर चला गया, प्रदेश स्तर पर आना जाना शुरू कर लिया, कार्यालय देख लिए, प्रदेश का कार्यालय देख लिया, राष्ट्रीय कार्यालय देख लिया, तो पार्टियों के अंदर काम करना शुरू किया। तो हम लोग भी चाहते हैं कि मुख्य धारा में जिएं। तो जब चाचा जी सरपंची तक पहुँचे, मैं जिला स्तर पर चला गया। तो संगठन में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, कोई मुझे भी पार्टी दे देगी, मैं उसी के अनुरूप काम करता रहूँगा। यानी यहाँ तक संतुष्ट हैं आप? संतुष्टि क्या होती है? लोगों की जन सेवा कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। 4-5 जिलों के अंदर, 6 जिलों के अंदर मैं जाता आता रहता हूँ। कहीं भी जाकर के होटल पर खाना नहीं खाना पड़ता, कोई ना कोई जानकार मिलता है, वो खाना खिलाता है। ये लोगों का प्यार है। आप होटल में वो सुविधा थोड़ी ले सकते हैं, प्यार थोड़ी ले सकते हैं। पैसे से आप मान लिया कि कमरा ले सकते हैं, लेकिन वहाँ आपको खाना मोल खाना पड़ेगा। लेकिन जो लोग आपको प्यार देते हैं वो कहाँ से पैसे से खरीदोगे? इतना प्यार बहुत है जो मिल रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद जी फयाज जी। और आपने कैसे देखा कि बड़ी ही बेबाकी से मोहम्मद फयाज़ हुसैन जी ने अपनी बात हमारे साथ रखी, और कई बातें इन्होंने खुल के बताई और कई बातों को ये गोलमोल करके छुपा गए। तो इसी कड़ी में हम आगे भी किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, किसी और शख्सियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।